हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इस बार मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में 84th रैंक हासिल की है। मैं आईआईटी रुड़की से 2019 का सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ये वीडियो मेजरली ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऊपर होगा एंड आई विल बी ट्राइंग टू शेयर माई व्यूज़ रिगार्डिंग हाउ geography should be approached and how to write some of the answers of the geography and to get some better number. Considering that ये सिर्फ मेरी अप्रोच है, इट नीड नॉट टू बी एन अम्ब्रेला अप्रोच। हो सकता है कि किसी के लिए वर्क करे, किसी के लिए वर्क ना करे। आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू हैव योर ओन डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको कुछ यूजफुल लगता है सो डेफिनेटली ट्राई टू टेक दैट फ्रॉम दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि ज्योग्राफी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे कोई ज्योग्राफी अच्छी लगती है और ना ही मैं कोई बहुत अच्छा ज्योग्राफर हूँ। आई जस्ट हैव रेड ज्योग्राफी फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, और उसके लिए जितना ज़रूरी था मैंने उतना किया था। और दिस टाइम आई हैव गॉट 279 नंबर। लास्ट ईयर आई गॉट 207 नंबर। दिस टाइम देयर इज़ अ जंप ऑफ अराउंड 70 नंबर। इसके साथ साथ मैं एक और बात और बताना चाहूँगा कि मैंने इस अटैम्प्ट में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी करी हैं। मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग उसको ना करें या फिर ना करने की एटलीस्ट कोशिश करें। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड होप कि आपको बेसिक टेम्पलेट ऑफ ऑप्शनल एग्जामिनेशंस का पता है। दो पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 1 में दो हिस्सा आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, और ऑप्शनल 2 इज मेजरली ऑन इंडियन ज्योग्राफी। I would like to say the cliche line जो लोग यूजुअली बोलते हैं कि there are two guiding lights, previous year questions and syllabus. This is a very very good way to approach this exam. आप previous year questions ज़रूर देखिए और syllabus का like neck to neck syllabus का जो coverage है आप वो achieve करने की कोशिश करिए। हर जो topic और जो सब topics लिखा हुआ है उसके बारे में अगर आपके पास already covered कुछ material होगा, it will help you in the real examination. इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मैंने दोनों अटेम्प्ट में करी है। वो है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक भी आज तक नहीं देखा, और मेरा मानना है कि बहुत ग्रेव मिस्टेक है। आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई वॉज नॉट टू मच कंफर्टेबल इन डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई कुड बेयरली मैनेज कवरिंग द एंटायर सिलेबस, सो आई डिड नॉट लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाउएवर बीइंग हियर आई वुड से कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए। जब भी आपका टॉपिक कवर होता है आप ज़रूर देखिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इससे आपको आइडिया होता है कि यूपीएससी किस एरिया में क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ओशियनोग्राफी से स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस की तरफ यूपीएससी का रुझान ज़्यादा हो रहा है। तो जो अप्लाइड पोर्शन है, जो लाइक रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन ओशन बॉटम टोपोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उस पर फोकस करिए अच्छे से। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और यूपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप उसका आइडिया रखोगे तो आपको आइडिया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द बेसिक टेम्पलेट जो इस पूरे वीडियो को आने वाला है। पहले मैं कुछ कंटेंट के बारे में आपको बताऊंगा, मैंने कौन कौन से कंटेंट फॉलो किए, जो बहुत कम थे, ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने कंटेंट फॉलो नहीं किया। और मेजर जो मैंने एरिया किया था वो आंसर राइटिंग था, वो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में कवर करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। फर्स्ट कंटेंट में मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। 11th और 12th की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। मैंने 6 to 10th नहीं पढ़ी थी, हालांकि अगर आपके पास समय है आप 6 to 10th पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उससे आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। हाउएवर देयर इज़ नॉट मैंडेटरी नेसेसरी फॉर दैट। आप इजीली 11th एंड 12th भी पिक कर सकते हैं। मैंने वो पिक किया था सबसे पहले। उसके बाद स्पेसिफिकली फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी आई हैव चोजन डिफरेंट बुक्स। जस्ट 1 or 2 बुक्स फॉर रेफरेंस ओनली आई हैव टेकन, विच आई विल बी शेयरिंग राइट नाउ। फॉर फिजिकल ज्योग्राफी मैंने सविंदर सिंह की बुक यूज़ की थी, जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है। इसके साथ साथ मैंने शब्बीर अहमद के बहुत पुराने नोट्स भी यूज़ किए थे, जो बहुत छोटे थे इसलिए मैंने उनको यूज़ किया था, ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो अगर आपके पास कहीं से भी मटेरियल मिलता है, आपके कोचिंग मटेरियल में आपके पास कंटेंट होता है, या फिर आप किसी भी दूसरे टीचर के देखते हैं, आप देख सकते हैं। At the end of the day what you have to do is cover the syllabus, does not matter which source you are using. फिर मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन बुक को रेफ़र किया था। इसमें 2 बुक थी, एक माजिद हुसैन ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड माजिद हुसैन ऑन मॉडल्स एंड थ्योरीज़। मॉडल्स एंड थ्योरीज़ के ऊपर जो माजिद हुसैन की बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर थ्योरी और हर मॉडल उसमें दिए हुए हैं, उनके अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं। आई वुड वांट कि आपके पास अगर समय है तो आप उस बुक को लाइक सिलेबस वाइज पढ़ें और जो डायग्राम्स है उन्हें याद करें या फिर किसी कॉपी में आपको नोट करना है वैसे करें, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जहाँ तक बात रही ह्यूमन जोग्राफी बुक ऑफ माजिद हुसैन की, आई पर्सनली बिलीव दैट इट वाज नॉट दैट वर्थ जो इतना समय लगाया उस बुक में, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने पर्सपेक्टिव के लिए वो बुक ली थी और आई डिड नॉट गेट वेरी गुड रिम्यूनरेशन, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया पर्सपेक्टिव। एंड इन वन ऑफ द वीडियोज माजिद हुसैन सर हिमसेल्फ हैज सेड दैट ही हैज़ नॉट रिटन दैट पोर्शन वेरी गुड। सो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप पर्सपेक्टिव उस बुक से पढ़ें। हालांकि इसके अलावा जो पोर्शन आता है लाइक सेटलमेंट जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, वर्ल्ड के अलग अलग मैप्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड book to cover those areas, not the perspective but other part of the human geography like settlement, population, economic geography etc. उसके बहुत सारे डायग्राम्स हैं, आप कोशिश करें कि उनको आप अपने अंदर अपने बुक्स बना लें या फिर अपने किसी भी जगह पे गैदर कर लें। Second is for this human geography I also refer to Shabir Ahmed note. Finally, coming to Indian geography, there is only one source that I used, that is Dr. Khuller. वो इतनी मोटी बुक है कि I don't think there is a need for any other source, और वो काफ़ी अच्छी रिवाइज्ड भी है, काफ़ी अप टू डेट भी है, तो I think it is well good and enough. इसके अलावा मैं एक दो स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। बायोजियोग्राफी और एनवायरनमेंट के ऊपर मेरे पास सोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ना ये सविंदर सिंह में कवर्ड था, ना ये शबीर अहमद बुक में कवर्ड था। तो मैंने इसके लिए इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, काफ़ी सारे स्मॉल नोट्स मिल गए थे मेरे को इनके ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर इंटरनेट पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी डाले हुए थे, तो मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया था। सेकेंड इज़ मैंने इनके अलावा ऑलमोस्ट और कोई सोर्स यूज़ नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई PIB का सोर्स यूज़ नहीं किया, ज्योग्राफी एंड यू की मैगजीन नहीं की, योजना कुरुक्षेत्र, मैंने इनका यूज़ नहीं किया। अगर आप इनको यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आप इनका यूज़ कर सकते हैं, आप इनको एग्ज़ाम अगर रिलेटिव अगर इन्फॉर्मेशन आती है आप उनको एग्जाम्पल या केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आप इवन ये सोर्स कोड भी कर सकते हैं कि PIB के सोर्स में ये आया था। सो इट विल मेक योर आंसर वेरी गुड। I did not do it personally, yeah. Considering one more area I would like to say, मॉडल्स एंड थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको ज़्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि आजकल उससे एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैकिंडर की थ्योरी के ऊपर, मैकिंडर की थ्योरी क्या थी और उसने कैसे कैसे अमेंड करी अपनी थ्योरी, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे वॉन थिरन वगैरह के ऊपर। सो यू कैन टोटली रिलाई ऑन द मॉडल्स एंड थ्योरी एंड डू इट। अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड रियली फोकस ऑन दैट। गोइंग फॉरवर्ड एक दो बेसिक बातें बताना चाहूँगा इन कंटेंट वाइज में ही। ज्योमॉर्फोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यूजुअली पीपल स्टार्ट विद ज्योमॉर्फोलॉजी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सम ऑफ द पीपल। एक महीना लग जाता है एक शुरुआत में कवर करने के लिए अलग अलग टॉपिक। फॉर काफ़ी सारे एरियाज़ है लाइक माउंटेन बिल्डिंग है, स्पेसिफिक्स काफ़ी सारे हैं ज्योग्राफी के, ज्योमॉर्फोलॉजी के, और काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर कंपोजर और आप स्टिक करें अपने सिलेबस को। आप ज़्यादा ज्योग्राफी समझने की ज़रूरत नहीं है हर एक के पीछे, स्टिक करें अपने सिलेबस को। उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए, 1 पेज, 1.5 पेज, आधा पेज के बराबर आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड आंसर इन द फाइनल टेस्ट। सो डोंट गेट स्वेड इन ज्योमॉर्फोलॉजी। सेकेंड इज रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव। सी पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ही हार्ड एरिया था मेरे लिए कवर करना ह्यूमन ज्योग्राफी में, और टू बी क्वाइट ऑनेस्ट मैं आज तक पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाया हूँ। मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या थे पर्सपेक्टिव, वो क्या क्या एरियाज थे। सो फर्स्ट हिट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई करें कि आप अंडरस्टैंड करें हर कॉन्सेप्ट को सो दैट यू कैन यूज देम, बट इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देम रिमेंबर देम। कुछ पॉइंट्स, कुछ पेक्युलर पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट हर टॉपिक्स के ऊपर, सब टॉपिक्स के ऊपर आप याद कर लें और उसको आंसर में लिख दें। एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको वो समझ के लिखे हैं या आपने वो सिर्फ याद करके रट के लिखे हैं। आप याद करके भी लिख सकते हैं, समझ के भी लिख सकते हैं, डज नॉट मेक एनी सेंस। मुझे आज तक पर्सपेक्टिव उतना अच्छा नहीं आता है। हाँ, आप ज़रूर एम करें कि आप पर्सपेक्टिव समझें सो दैट यू कैन इनकलकेट इट इन मोर आंसर्स इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2 ऑल्सो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इन ह्यूमन ज्योग्राफी ओनली, माइग्रेशन, सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये जो एरियाज़ हैं इससे सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, इनके ऊपर डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो और ये बहुत छोटे एरियाज़ भी हैं, आप इनको ईजिली कवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीजनल प्लानिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एरियाज़। तो अगर आप देखेंगे जो पेपर आता है ऑप्शनल का, उसमें आपको एलिमिनेट करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको एलिमिनेट करने होते हैं। अगर आपका ये एरिया काफ़ी अच्छा है तो ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग दोज क्वेश्चंस जहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं और लोग कम उनको ऑप्ट करते हैं। आप इनको अच्छे से करिए, आप डायग्राम्स अच्छे से बनाइए और यू विल स्टैंड आउट, योर कॉपी विल स्टैंड आउट एंड यू विल गेट बेटर नंबर।
फाइनली अमंग ऑल दीज थिंग्स वन थिंग आई वुड लाइक टू से, आप चाहे कोई सा भी सोर्स लें, डज नॉट मैटर आप मेरा सोर्स लें, आप किसी और का सोर्स लें, देयर इज अ नीड टू हैव क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आए या ना आए, आपको यूज़ करना है. दैट क्लैरिटी शुड बी देयर इन योर हेड एंड दैट कैन डेवलप थ्रू एनी ऑफ द सोर्सेज. DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, मैं नोट मेकिंग पे थोड़ा एम्फेसिस करना चाहूँगा. ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाएं, बट कुछ टॉपिक्स के आपको नोट बनाने ज़रूरी है ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़े आसान हो, थोड़े छोटे हों. तो अगर आपने नोट्स बना लिए अच्छे से, तो जो मेंस के दौरान 5 दिन का गैप आता है उसमें आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाते हैं, और अगर आप रिविजन अच्छा कर पाते हैं तो आप आंसर अच्छा लिख पाते हैं इन द फाइनल पेपर. तो नोट बनाना बहुत ज़रूरी है. अब नोट्स बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग लिखनी है या मतलब आपको बहुत एलेबोरेटिव तरीके से बनाने हैं, बस आपको समझ आनी चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, छोटे होने चाहिए. सो यू कैन यूज़ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इन योर नोट्स ऑल्सो. आप अगर अपने नोट्स में अगर आप हिंदुस्तान का मैप बना के दिखाते हैं कि यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो यकीन मानिए आप फाइनल एग्जाम में भी आप उनको एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर सकते हैं. बट अगर आपने नोट्स में ऐसे नहीं बनाया तो इट विल बी वेरी टफ टू मेक डायग्राम इन द फाइनल एग्जाम. Then it is very important to simplify almost all the topics, and you can do that in your notes only. Very important, do make notes to that much area that you can cover. बाकी एरिया जो आप डायरेक्टली आप बुक से देख सकते हैं आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी एरियाज़ को आप नोट्स बनाइए. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू द एरिया आंसर राइटिंग, ये मेरा फेवरेट एरिया है क्योंकि मैंने इस अटेम्प्ट में कुछ कंटेंट में एनरिच नहीं किया था. आई जस्ट वेंट बैक टू द सेम कंटेंट दैट आई हैड लास्ट ईयर. आई जस्ट मेड सम ऑफ द एडजस्टमेंट इन हाउ टू राइट द आंसर. And I think that probably made all the difference. So answer writing में one important thing is you should be able to interlink the areas of the questions. अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में कर रहे हैं तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी के एरिया को इनकलकेट कर सकते हैं, आप इंडियन ज्योग्राफी के एरिया को भी उसमें डाल सकते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सेकंड पेपर या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेपर को आप इनकलकेट कर सकते हैं. और जब आप सेकंड पेपर लिख रहे हैं तो जैसा कि सब जानते हैं कि सेकंड ऑप्शनल पेपर जो होता है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो GS या जनरल स्टडीज़ ओरिएंटेड होते हैं. तो कभी कभी ऐसा फील आता है कि हम कैसे ज्योग्राफिकल आंसर बनाएं उसमें. It is very important that you interlink your first paper with your second paper. Now how to do that? I'll try to make some of the observations of mine so that they help you a little bit. Now talking about paper 1. पेपर 1 में यूजुअली एज वी नो फिजिकल ज्योग्राफी आती है, तो इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहे हैं. तो आप इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रेफर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द कुछ सवाल आते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं है करंट अफेयर वगैरह का. सेकेंड इज़ आप सिलेबस को अच्छे से फॉलो करें उसमें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. आज के टाइम पे थोड़ा अप्लाइड पोर्शन भी ज़्यादा पूछा जा रहा है. फॉर एग्जांपल ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी में अप्लाइड पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, करंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगर आपने अच्छे खासे लाइक करंट अफेयर्स आपका वेल वर्स है और आपने एप्लीकेशन वाला पोर्शन पढ़ा हुआ है जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे. सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ डायग्राम. डायग्राम एक्सटेंसिवली आप यूज़ करना चाहिए आपको, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो. ज्योग्राफी में डायग्राम इज़ आई थिंक मस्ट. यूजुअली आप एटलीस्ट एक डायग्राम पर क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हैं, चाहे वो कितना भी बोरिंग, कितना भी सब्जेक्टिव या कितना भी अकेडमिक बेस ही क्यों ना हो कोई क्वेश्चन, आप एक डायग्राम ज़रूर निकाल सकते हैं. ऑप्टिमली आई वुड से कि 10 मार्कर के लिए आप एक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, तो 15 मार्कर्स के लिए आप 2 डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, और 20 मार्कर्स के लिए आप 3 डायग्राम यूज़ कर सकते हैं. हालांकि मैं खुद ये यूज़ नहीं कर पाया था इतने सारे डायग्राम्स सब में, बट आप ये कर सकते हैं अगर आपको करना चाहते हैं. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि हाउ हैज़ द करंट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट बीइंग इनटू एग्जिस्टेंट, ये कैसे आए हैं इस सब में. तो मैंने इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए थे. फॉर एग्जांपल मैंने टेलर की थ्योरी दिखाई थी, उसका डायग्राम बनाया था. मैंने एल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी दिखाई थी, उसमें CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसका डायग्राम दिखाया था, कैसे पेंथलासा एंड पंजिया आए थे. फिर आगे चलते चलते मैंने प्लेट टेक्टोनिक में भी मैंने छोटे छोटे डायग्राम्स दिखा दिए थे, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डायग्राम्स दिखा दिए थे. फॉर एग्जांपल कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट एटसेट्रा एटसेट्रा. इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग सा नहीं लगता है, हेट्रोजीनियस डायग्राम लगता है तो अच्छा लगता है, हेट्रोजीनियस आंसर लगता है तो आंसर ओवरऑल बहुत अच्छा निकल के आता है. थर्ड थिंग इन फिजिकल ज्योग्राफी ओनली, 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही हैं. लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन ऐसे आए थे जो
ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोगों ने पढ़े हुए थे। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन ही था, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन, वो हेलोविन स्टॉर्म के ऊपर था और उसे हम नहीं पढ़ते हैं, यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं। बट देयर इज नो नीड टू गेट वॉबली सीइंग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आते ही हैं टू टेस्ट कि आपका लेवल ऑफ कंपोजर कितना है और कॉन्फिडेंस कितना है। उस क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको आते हैं और अच्छे से आते हैं, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और इस क्वेश्चन को भी ना छोड़ें। इसके इर्द गिर्द की चीज़ें लिख दें, पेरिफेरल थिंग लिख दें और थोड़ा रेलेवेंट चीज़ें लिख दें। फॉर एग्जाम्पल इस बार हेलोविन स्टॉर्म आया था। यू माइट नॉट नो एक्जैक्टली व्हाट हेलोविन स्टॉर्म इज, बट यू कैन मेक सम आइडिया अबाउट व्हाट स्टॉर्म इज एंड व्हाट अ स्टॉर्म कैन डू। एंड इफ यू हैव सम आइडिया कि हेलोविन कब आता है, अगर आपने पॉप कल्चर देखा हो, फ्रेंड्स वगैरह, उनमें हेलोविन बनता है, तो अगर आपने वो देखा हो तो ट्राई टू कोरिलेट सम ऑफ द थिंग्स एंड राइट सम ऑफ द जनरलिस्टिक पॉइंट्स। एटलीस्ट आपको कुछ एवरेज नंबर मिल जाएंगे, इसमें नंबर कम नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड, मैं फिजिकल ज्योग्राफी को ख़त्म करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी बहुत अच्छा एरिया है। अगर आप उसको कवर करेंगे, वो बहुत छोटा एरिया कंपेरेटिव टू जियोमॉर्फोलॉजी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं। सो यू माइट बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो अगर आपने ये एरिया काफ़ी अच्छे से कवर किया है तो ये इजीली क्वेश्चन इनके आएंगे और आप अच्छे से आप आंसर कर सकते हो, नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ज़्यादा एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली ओशियनोग्राफी में कुछ छोटे छोटे एरिया से क्वेश्चन आते हैं, लाइक बॉटम टोपोग्राफी एटसेट्रा, तो आप उनको इजीली जल्दी से कवर कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी सेम है। क्लाइमेटोलॉजी में कुछ क्लासिफिकेशन लाइक कॉपन एंड ट्रेवर्स क्लासिफिकेशन, इन सबको अगर हटा दें, ये वाले थोड़े ज़्यादा याद करने वाले पोर्शन है, अगर इनको हटा दें तो मेजरली सारा एरिया लॉजिकल बेसिस पे चलता है। आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कवर करें, एग्जाम्पल्स के साथ लेके, बहुत ईजी है कंपेरेटिवली टू जियोमॉर्फोलॉजी। Moving forward to second part of the first paper is human geography. In human geography एक पोर्शन होता है पर्सपेक्टिव। कभी कभी हमने देखा है कई साल में पर्सपेक्टिव से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक भी नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरे लाइक 2020 अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट नहीं आया था। तो पर्सपेक्टिव इज़ अ वेरी डाइसी एरिया, बट यू नीड टू कवर इट, एटलीस्ट कि आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हों। तो आप पर्सपेक्टिव ज़रूर करें और उनके जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो ट्राई करें आप ज़्यादा से ज़्यादा जोग्राफर्स को उसमें कोट करें, उन्होंने क्या बातें कही थी वो कोट करें। आपको समझ आई या नहीं आई, बट आप याद करके जाएँ कि उसने ये बात बोली थी एग्जैक्टली, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और याद होती हैं चीज़ें तो आप बुक्स या फिर बुक्स जिसमें इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो लिख सकते हैं, ईयर्स कब दी थी और किस बैकग्राउंड में दी थी, आप उन सबको याद कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव में अपने आंसर को बहुत वाइब्रेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इनोवेटिव डायग्राम है पर्सपेक्टिव में, देयर आर नॉट मैनी पीपल हु मेक डायग्राम्स इन पर्सपेक्टिव, बट इफ यू कैन मेक डायग्राम इन पर्सपेक्टिव दैट इज इनोवेटिव डायग्राम, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, छोटा सा कुछ भी एक ब्लॉकी स्ट्रक्चर या फ्लो चार्ट सा बना दिया, इट विल वर्क आउट वेरी गुड। सेकेंड इज मॉडर्न थ्योरी, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, उस पर 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको करंट पर्सपेक्टिव में भी आप देखते रहें। फॉर एग्जांपल इस बार जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मैकेंडर की पिवट लैंड थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कि मैकेंडर ने इस ईयर दिया था, इस बुक में दिया था और उसके ये मायने, और उसको आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ट्राइंग टू गेट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द मिडल एरिया ऑफ एशिया by its Belt and Road Initiative, whatever it is. So you can correlate it with the current scenario और आपका आंसर बहुत ज़्यादा डायनेमिक लगता है। और हाँ, जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, मेजरली आई वुड से कि आप एग्जांपल्स वर्ल्ड लेवल के दें। फॉर एग्जांपल अगर सवाल आता है मॉनसून का, तो सिर्फ इंडियन मॉनसून पे ही आप रिस्ट्रिक्ट ना रहें, आप बाकी मॉनसून भी दिखाइए कि बाकी कहाँ पे, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी मॉनसून देखा जाता है, गल्फ स्ट्रीम में, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट, बट उसमें देखा जाता है। सो आप वर्ल्ड के एग्जांपल ज़्यादा दें, रिसोर्सेज में भी वर्ल्ड के एग्जांपल ज़्यादा दें, कोल डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड, पेट्रोल या फिर ऑयल डिपॉजिट इन मिडल ईस्ट एशिया एटसेट्रा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। Now moving forward to paper number 2, this is the last segment of this video. पेपर नंबर 2 में मेरे लास्ट ईयर 84 नंबर ही आए थे, जो अबस्मरी लो थे, बहुत कम थे, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे नंबर 150 आए हैं। मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैंने पेपर 2 देखा था, यकीन मानिए मेरे हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आंसर नहीं बना पा रहा था, बट मैंने देखा था कि मेरे का कोई भी ऑलमोस्ट एरिया मैंने कोई भी एग्जैक्टली नहीं पढ़ा हुआ, बट स्टिल आई ट्राई टू मेंटेन माई कंपोजर एंड आई वर्कड ऑन इट एंड आई गॉट 150 नंबर इन दिस अटेम्प्ट। सो trust me, second paper में you need to be more composed and you need to gather more, you need not too much of information, you need to just gather what you have and put it in a way lucid manner जैसे उसको geographical आंसर लगे। पहली बात। दूसरी बात, यूजुअली लोग पूछते हैं कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें जीएस टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आंसर कैसे अलग कर सकते हैं।
उसका आंसर को जोग्राफिकल बनाने के लिए काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप एक या दो टूल का इस्तेमाल करें, सबके सब इस्तेमाल करें, इट विल वर्क आउट वेरी गुड। फॉर एग्जांपल आप जोग्राफिकल थिंकर्स के बारे में लिख सकते हैं, जोग्राफिकल मॉडल्स या थ्योरीज हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, केस स्टडीज़ के बारे में लिख सकते हैं, स्पेसिफिक डायग्राम्स के बारे में लिख सकते हैं। आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं और यकीन मानिए इससे आपका जो आंसर है वो जोग्राफिकल होता है। अब एग्जैक्टली कैसे करना है मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू वो मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सवाल आता है पॉवर्टी के ऊपर, तो हमने पॉवर्टी के ऊपर कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी है कि पॉवर्टी के लिए कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप उसको इंक्लूड कीजिए, आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि कैसे ज़्यादा लेबर होते हैं तो लेस वेजेस हो जाती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप डायग्राम्स बना सकते हैं, इनसे आपका आंसर थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा। अगर कोई सवाल आता है कि इंडिया की बॉर्डर टेंशन है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इज़ वन ऑफ द एरिया इन पेपर 2 जो सिलेबस में भी मेंशन्ड है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ज़रूर इसमें मैकेंडर की थ्योरी, स्पिकमैन की थ्योरी लिख सकते हैं कि इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मिडिल एशिया को या मिडिल ईस्ट एशिया को या मिडिल पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट को वो हिट करे और उसको ज़्यादा अपने फंक्शन में लेकर आए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे थ्योरीज़ को कोरिलेट करें। अगर सवाल आता है रीजनल डेवलपमेंट में छोटा नागपुर प्लेटो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन है बेस्ड ऑन वेबर थ्योरी, रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस इज हाउ यू आर इनकलकेटिंग सम ऑफ द थ्योरीज फ्रॉम द फर्स्ट पेपर इनटू सेकंड पेपर एंड मेकिंग इट लुक लाइक जोग्राफिकल आंसर। इट हैज़ नथिंग टू डू लाइक आप जोग्राफिकल बन गए एट द एंड ऑफ द डे, बट हाँ आपका आंसर जोग्राफिकल लगेगा। सेकेंड इज़ आप जो सिलेबस है उसको ज़रूर याद सा कर लीजिए। उसमें इतने सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सिर्फ सिलेबस के पॉइंट को ही लिखकर उसके ऊपर एक दो पॉइंट लिख सकते हैं और आंसर आपका बहुत अच्छा बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक रीजन को डेवलप करने के लिए कोई बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी सेकंड पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर कर सकता है, एग्रीकल्चर क्लाइमेटाइजेशन कैसे करना चाहिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसे होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन यू हैव रिसोर्सेज इन योर पार्ट, तो अगर उस एरिया में कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल सोलर रेडिएशन अगर अच्छा वहाँ पर आता है या वहाँ पे डिपॉजिट है, टर्शियरी डिपॉजिट है, आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। Then transport is also another area that covers in your syllabus. Transportation is the root cause through which you are connecting one area through the other area. और इससे एक एरिया डेवलप होता है और एक एरिया डेवलप ही नहीं होता है, बाकी वो अलग एरिया से कनेक्ट भी होता है। तो पीपल कल्चर सबका फ्लो शुरू होने लग जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेकर आते हैं तो वो बहुत अच्छा है। टाइप ऑफ सेटलमेंट भी एक एरिया होता है उसमें। तो अगर कोई रीजन है जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन है, जैसे जैसलमेर है, तो वहाँ पे डेवलप करना बहुत मुश्किल है। बट अगर क्लस्टर्ड सेटलमेंट है तो वहाँ पे एमिनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना ईजी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज हाउ योर आंसर विल बी हैविंग इनफ पॉइंट्स, ज्योग्राफिकल पॉइंट्स, यू विल नॉट रन आउट ऑफ द पॉइंट्स। हेलो ऑल, आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। फाइनली आई वुड से कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लें और आप उसको इवेल्युएट कराएं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है टेस्ट सीरीज़ से वो अच्छा नहीं रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि टेस्ट सीरीज़ ने मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं किया है। बट अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप आंसर्स लिख रहे हैं और अपने आंसर्स को इवेल्युएट करा रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा है आपके लिए। आप टेस्ट सीरीज़ लें, भले ही उसको इवेल्युएट कराएं या ना कराएं, बट किसी भी सीनियर से या किसी भी अपने को साथी से आप इवेल्युएट करा सकते हैं और आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। आप टॉपर्स के आंसर्स देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि ज्योग्राफी का आंसर ऐसा होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और आपको स्पेसिफिक्स ऑफ पता चलेंगी कि आपको कितना समय लग रहा है हर आंसर को करने में और किस किस एरियाज़ को आपको इनकलकेट करना चाहिए और कितना कर पाते हैं फाइनल एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज अच्छे से करें और टॉपर्स टॉक ज़रूर देखें। अगर आपके पास यूट्यूब की फैसिलिटी, आई थिंक अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके पास यूट्यूब की फैसिलिटी होगी। टॉपर्स टॉक ज़रूर देखें, उन्होंने स्पेसिफिकली किस टॉपिक के लिए उन्होंने कैसे कैसे अप्रोच किया था वो आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगा। तो कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर देखिए, सारी गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन। आप डायरेक्टली आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन इनकलकेट, कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। एक दो दिन नहीं लगता किसी की भी स्टाइल को कॉपी करने में, आपको बस उसको रीड करना होता है और आपको अप्लाई करना होता है। एक या दो दिन मैक्सिमम लगता है। सो यू कैन टोटली डू दैट एंड इन केस you find this video helpful, please do like and subscribe
subscribe this video, and thank you for watching DKT.